हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पिछले ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं एंड ऑल्सो दैट कैन बी आस्क्ड इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट। सो क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ 2017 में पूछे गए थे एंड वो क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम में उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यू क्वेश्चंस भी फॉर्म होके आते हैं उनके बेसिस पर एंड सेम क्वेश्चंस भी रिपीट, जैसा कि मैंने बोला है कि होते हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में वो आ भी सकते हैं, राइट। सो हम PYQs को सॉल्व करेंगे एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTA UGC नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व PYQs Jan 27, राइट। जो जनवरी में एग्जाम्स हुआ था उसमें 2017 की बात कर रही हूँ मैं, उस पर जो एग्जाम्स आए थे, एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके सामने, राइट। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव कवर्ड यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि थ्योरी पार्ट मैंने कराया था और थ्योरी में वो टॉपिक्स मैंने लिए थे जो जिन टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, राइट। एंड यूनिट नंबर 2 ऑल्सो आई हैव कवर्ड, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और थ्योरी पार्ट जो मैंने कराया था उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस राइज होते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होते हैं, वो लिए थे मैंने। एंड मैं बता दूंगा आपको, यूनिट 1 to 10 आई विल कवर अप यू फॉर यू गाइज। and also that is the effective, what I feel is, if I take all those theory part from which questions are arises, and also I will bring PYQs and MCQs, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन रहे वो इफेक्टिव रहे और आप उनको उनकी स्टडी करने के बाद एफिशिएंट रहे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। सो हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे पिछले जो जो क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं वो लास्ट सीरीज में जो हमने किया था लास्ट सेशन में, वो आप यूट्यूब पे जाके स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे तो आपको सारे मेरे वीडियोस दिख जाएंगे, जो कि आपने नहीं देखे होंगे। अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो भी आप देख लीजिएगा अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं कोड 55 के लिए तो, राइट। सो आज का हमारा इस सेशन का जो टॉपिक जो क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टडी द क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन and try to understand it. And for every question I'll give you 15 seconds, so you'll have to, in 15 seconds you'll have to read the question carefully and you'll have to try to solve the question. And obviously I'm here to solve the question if you're not able to do so, right? So let's start. Read the following statements about staffing as a strategy formation. Identify the ones which are true. So आपको identify करना है which is true, right? And which is or which are true. So option number A is, organizations need to hire best people, emphasizing person organization fit over person job fit. And option number B, organizations need to hire people with unique as well as complementary KSAs in order to have the capability to implement flexible and focused business strategies in a fast changing environment. And option number C, organization needs to hire people with talent and creativity to contribute to business strategies in a manner that will take any possible course of action in any direction. आपके सामने कोड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ओनली ए, ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी, एंड ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड सी, राइट। सो आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर। So here the correct answer for this question is, organization needs to hire best people, emphasizing person organization fit over person job fit. That is correct. ये सही बात बोल रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, organizations need to hire people with unique as well as complementary KSA in order to have the capability to implement flexible and focused business strategies in a fast changing environment. That is also correct. So आप
जो भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू हायरिंग कर रहे हैं पीपल की, तो आप देखेंगे कि वो यूनिक होना चाहिए और एज वेल एज वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए इन द वे ऑफ KSA and also in order to have the capability to implement flexible and focused business strategies in the fast changing environment. So this option is also correct. Option number C, organization need to hire people with talent and creativity. That is correct. कि जो people की hiring होती है वो talented होनी चाहिए and creative होने चाहिए to contribute to business strategies in a manner that will take any possible course of action in any direction. So obvious सी बात है, आप हमेशा जब भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू हायरिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि वो पर्सन क्रिएटिव होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, वो जिस जिस डायरेक्शन में काम करने के लिए बोला जाए उसके पास इतना एफिशिएंट हो, इतना वो टैलेंटेड हो, इतना वो क्रिएटिव हो कि वो बेस्ट पॉसिबल वे में उस डायरेक्शन में काम करने लगे। तो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर A, B and C ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 8 questions, option number 4 would be the right answer. Let's move to next question. Question number 9, what is saying? Which of the following is not a best practice in high commitment pay? राइट सो आपको बताना है कि कौन सी इनमें से बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है हाई कमिटमेंट पे में। सो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस रहे। ऑप्शन नंबर A, 1, high wage policies to attract, retain and motivate the best talent, that is based on the belief that you get what you pay for, right? And option number 2 क्या कह रहा है? Employment security is essential to be the employer of choice and it is the bedrock for high quality work and a willingness to be flexible and innovative. Option number 3, encourage employee ownership of the enterprise. Option number 4, non-egalitarian symbols and perquisites. सो आपको सही आंसर बताना है इसका, इस क्वेश्चन का। सो let me give you 15 seconds for this question. Please try to solve the answer. So here the correct answer for this question is option number 4, non-egalitarian symbols and perquisites. ये करेक्ट नहीं है, बाकी के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो कि यहाँ पे क्योंकि नॉट पूछा है तो नॉट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। हम बाकी के ऑप्शंस देख लेंगे क्या बात कर रहा है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाई वेज पॉलिसीज टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट द बेस्ट टैलेंट। जब हम हाई वेज पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां पे क्या मेन मोटो होता है एम्प्लॉयर का? दैट इज अट्रैक्ट एंड रिटेन एंड मोटिवेट द बेस्ट टैलेंट। जो बेस्ट टैलेंट होता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, उनको रिटेन करने के लिए किया जाता है एंड उनको मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। सो जब भी हम हाई वेज की बात करते हैं, हाई वेज पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसका जो मेन मोटो होता है वो अट्रैक्ट करने का होता है एम्प्लॉयज को, रिटेन करने का होता है ताकि वो लंबे समय तक काम करते रहें ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको मोटिवेट करने के लिए किया जाता है ताकि वो अच्छा काम कर सके, राइट? इसी तरह दैट इज द बेस्ड ऑन द बिलीव दैट यू गेट व्हाट यू पे फॉर, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है, आपको वही मिलेगा। एम्प्लॉयर के केस में क्या बोला जाता है कि आपको वही मिलेगा जितना आप पे करेंगे। आप अगर अच्छा पे करेंगे तो आपको अच्छा काम मिलेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट इज द करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इज एसेंशियल टू बी द employer of choice and it is the best rock for high quality work and a willingness to be flexible and innovative. That is also correct. Option number 3, encourage employee ownership of the enterprise. That is also correct. So ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। मतलब करेक्ट का मतलब होता है कि ये सही बात कर रहे हैं, राइट? जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, तो जो क्योंकि ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 आर बेस्ट प्रैक्टिसेस, बट यहाँ पे नॉट बेस्ट प्रैक्टिस पूछा है तो नॉट बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑप्शन नंबर 4. सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. 10 क्वेश्चन देखेंगे हम। 10th, which of the following may be a possible consequence of intergroup conflict within the involved group? So आपके सामने ऑप्शंस हैं।
राइट, सो ऑप्शन ए है ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीजेस. Option number B, group becomes task oriented. Option number C, organization structure becomes more rigid. And option number D, leadership becomes more rigid. So आपके सामने options हैं, आपको correct answer find करना है. So here the correct answer for this question is option number third. A, B, C and D are all are the reasons for इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. सो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कब हो जाएगा, जब जब आप देखेंगे कि ग्रुप की जो कोहेसिवनेस है वो बढ़ जाती है, जब बढ़ती जा रही है, राइट, बढ़ जा रही है, तो उस केस में भी इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं. ग्रुप बिकम्स टास्क ओरिएंटेड, जब सिर्फ आप काम की बात करते हैं तभी भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकम्स मोर रिजिड, जब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड हो जाता है, लाइक जो आपको दिया गया है, जितना दिया गया है और क्या तरीका, क्या पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज पे ही फोकस्ड होकर काम करो. तो अगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन रिजिड हो जाती है, नहीं डिटरमिन हो जाती है किसी भी चीज को कर लेकर कि यही पॉलिसी, यही रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आपको करना है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. एंड लीडरशिप बिकम्स मोर रिजिड. सो अगर आपका जो लीडर होता है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है कि आप काम चाहिए तो चाहिए, राइट, इसी तरीके से चाहिए तो चाहिए, तो क्योंकि जब ज्यादा रिजिडिटी हो जाती है किसी भी चीज में तो वो चीजें फिर कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती हैं. तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी ऑल आर दी reasons for intergroup conflict. So here the correct answer for this question is option number third. Assertion and reason का question है, and I would like to tell you the technique that मैं जैसा कि हर अपने सेशन में बोलती हूँ, जब भी assertion and reason से क्वेश्चन आता है, कि जब भी आप assertion and reasoning से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो assertion के को पढ़ने के बाद हमेशा बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे. आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि जो असर्शन कह रहा है क्या रीजन उसको, रीजन में जो बात की गई है वो एक्सप्लेन कर रहा है, राइट. सो आप देखेंगे कि आप एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, तो आप जब भी बिकॉज लगा के पढ़ते हैं रीजन को, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हैं और आप आंसर को सही कर पाते हैं, सही मार्क कर पाते हैं. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. अशर्सन इज सेइंग मास्टर सर्वेंट डॉक्ट्रिन बिलीव्ड इन द इन inalienable prerogative of masters will with regard to servants' continuance in employment. And because this prerogative has been granted by the sanction of law made by the state power. मैं आपके सामने क्वेश्चन को फिर से पढ़ रही हूँ. द क्वेश्चन इज, I mean to say, assertion A is saying master servant doctrine believed in the inalienable prerogative of master's will with regard to servants' continuance in employment. Because this prerogative has been granted by the sanction of law made by the state power. So आपको बताना है कि इसका दोनों में से करेक्ट कौन सा, इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है. सो यू विल हैव टू फाइंड द राइट आंसर. So here the correct answer for this question is option number 4. A is right but R is wrong and does not justify the A. Justify the assertion. So यहाँ पर जो दिया गया है A assertion, दैट इज करेक्ट, बट जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आपने बिकॉज लगा के पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर रहा है, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है उसके आंसर को. तो इस तरह से हम सही मार्क करते हुए चलेंगे. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर. Question 12. Match the contributors, behavioral scientist, list 1 with their contributions given in list 2. List 1 को list 2 से मैच करना है. आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए ब्लेक आर एंड मटन जेएस. ऑप्शन नंबर बी लिकर्ट आर. ऑप्शन नंबर सी मैकग्रेगर. ऑप्शन नंबर डी मयो ई एंड रोथलिसबर्गर एफ जे. सो आपको किन्होंने, किन ऑथर्स ने क्या थ्योरीज दी थी, ये आपको वो मैच करना है. सो आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज गो अहेड.
So here the correct answer for this question is ऑप्शन नंबर ए इज ब्लेक आर आर एंड मॉर्टन जेएस का जो उन्होंने थ्योरी दी थी इन्होंने वो इज दैट इज मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। ब्लेक आर आर मॉर्टन ने क्या दिया था, वो दिया था, उन्होंने दिया था मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। एंड लिकर्ट आर ने क्या दिया था, ही हैज गिवन मिशिगन स्टडी ऑन लीडरशिप स्टाइल, राइट। सो लिकर्ट आर हैज गिवन मिशिगन स्टडी ऑन लीडरशिप स्टाइल। मैकग्रेगर ने क्या दिया था, ही हैज गिवन हॉथर्न्स इफेक्ट। एंड सॉरी जो मैकग्रेगर ने दिया था थ्योरी एक्स एंड वाई को दिया था। मयो ई रोथलिसबर्गर एफ जे हैज गिवन हाउथॉर्न इफेक्ट। सो इस तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए का सही मैच होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी का सही मैच होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी का सही मैच होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर डी का सही मैच होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एग्जाम में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको याद नहीं रहता है कि कौन से ऑथर ने क्या थ्योरी दी थी, तो अगर किसी एक का भी अगर आपको पता होगा तो आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजी वे में, अगर आप एलिमिनेशन इन सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं तो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3।